अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक दफ़ा एक्नॉलेज कर दें, मेरी वॉइस सबको आ रही है अभी? यस सर, आ रही है। चैन, थैंक यू। जी, इस टाइम ये दो लोग प्रेजेंट हैं, हैदर खान और उवैस, मोहम्मद उवैस। जी जनाब, लास्ट क्लास में क्या हुआ था भाई? कौन बताएगा? सर आपने फॉर्म की लिंकिंग सिखाई थी और एमडीआई आपने वीडियो दी थी और कहा था कि ना पढ़ना है। पढ़ा था? जी क्या कॉन्सेप्ट था एमडीआई का? सर एमडीआई बेसिकली एक पेरेंट फॉर्म होता है जिसके अंदर सब फॉर्म्स आते हैं। तो अब है ना, वो हमारी मर्जी है कि पेरेंट फॉर्म के अंदर हम एक फॉर्म एट अ टाइम लिमिट कर दें या तो है ना मल्टीपल फॉर्म्स एक साथ खुल जाए। तो बेसिकली वो एक पेरेंट फॉर्म एक्ट करता है। एमडीआई की मेरे ख्याल से 3 से 4 प्रॉपर्टीज होती हैं कि भाई एक कंटेनर के अंदर जो फॉर्म्स खुलें वो किस तरह, किस स्टाइल में खुलें। उन स्टाइल के प्रॉपर्टीज के नाम पता है आप लोगों को? सर आपने कैस्केड बताया था वेरी गुड। और और सर वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, वेरी गुड। कास्केट और एक और था। टाइल्स टाइल्स मेरे ख्याल से कौन सा? टाइल्स। जी, वेरी गुड। अच्छा जनाब, ये मुझे बताएं, कौन बताएगा भाई? अदीना जावेद, 1 2 4 5 7। जी जनाब, सुन सकती हैं मुझे? अदीना जावेद, कैन यू हेयर मी? 1 2 4 5 7। सालिक रफीक, 5 टाइम 1। माइक पे बात करें, चैट पे बात नहीं होती, माइक पे बात करें। यस सर। जी जनाब, ये मुझे बताएं कि हमारे पास विंडोज फॉर्म के किसी भी कंट्रोल के अंदर दो मेन प्रॉपर्टीज होती हैं, एक होती है टेक्स्ट और एक होती है नेम। दोनों में फर्क क्या होता है? सर नेम तो फॉर्म का नेम होता है और टैक्स जो उसमें लिखते हैं फॉर्म में। तो नेम को इलेबोरेट करो ना। जैसे एक फॉर्म वन में हमारे पास वो फॉर्म का नेम हो गया, जैसे हम अब अगर कैलकुलेटर लिखे वो फॉर्म नेम हो गया। अच्छा, ये मुझे बताएं, कौन बताएगा? अब्दुल वासे अली खान, 11669। यस सर। वहां से मुझे बताएं कि हमने सिंपल बटन यूज किया था, यस सर। उसके इवेंट का क्या नाम होता है? सर इवेंट, सर इवेंट क्या, मैं समझा नहीं सर। जो हम लोग बटन को मैं डबल क्लिक कर रहा था तो उसका कोड कोड जनरेट हो रहा था ना, यस सर। और फिर उस कोड के अंदर हमने अपनी कोडिंग की थी, यस सर। इफ एल्स वाली। यस सर। तो वो जो ब्लॉक ऑफ सर कोड जनरेट हुआ था उसका एक नाम था।
सर वो जो हमारा नाम हो जैसे अबाउट है हमारे पास, तो क्लिक अबाउट और इसके आगे क्लिक था बेसिकली, वो हाँ इवेंट क्लिक। का नाम पूछ रहा था मैं, वो क्लिक होता है, अंडरस्कोर क्लिक क्लिक। चलो वेरी जी। गुड। अच्छा जी, ठीक है जनाब, मूव ऑन टू lab number 2 which is totally based on database design। लैब नंबर 2 जो है वो हमारे पास क्या है, गालिबन उसका टाइटल है डिजाइनिंग डेटाबेस। तो डेटाबेस से आने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, उसका जवाब अगर आता हो तो दीजिएगा ज़रूर, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। सर डेटा वेल मैनेज्ड होता है, मतलब वेल, और इंफॉर्मेशन जो होती है वो किसी से अगर हम उठाएं। सर मेरे ख्याल से उल्टा है, डेटा अनऑर्गेनाइज्ड होती है और है ना क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन जो होती है वो प्रोसेस डेटा को कहते हैं। वेरी गुड, एक्सलेंट, बिल्कुल सही बताइए। कोई इसकी एग्जांपल दे सकते हो? एग्जाम्पल मेरे बहुत सारे ख्याल से एग्जांपल है, रियल वर्ल्ड सिनेरियो में कोई एग्जांपल दे दो। जैसे कोई वो हो गए ऑब्जर्वेशंस, कोई अगर हम लेते हैं और उसको नोट डाउन वगैरह करते हैं तो वो डेटा हो जाएगी। वेरी गुड। और फिर उसको तुम और इंफॉर्मेशन कैसे बनाओगे? अ, मेरे ख्याल से उसका पर्पस और रेलेवेंस जो होता है उससे वो इन्फॉर्मेशन बनती है। जब डेटा को प्रोसेस करते हैं और पूरा एक मेरे ख्याल से जो एंड उसके है ना हम कॉन्टेक्स्ट निकालते हैं और उसकी रेलेवेंस देखते हैं कि किसके लिए डेटा कलेक्ट किया था, उसका पर्पस देखते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है। चलो बिल्कुल सही है। देखो जब आप लोग कीट में एडमिशन लेने आए थे तो कीट वालों ने जो आपसे मांगा था वो आपका डाटा था, फॉर्म की सूरत में। लेकिन जब आप लोगों ने टेस्ट दिया और पूरा एक प्रोसेस हुआ, देन आप रजिस्टर्ड हुए, रजिस्टर्ड होने के बाद एलएमएस पे अब आपको जो दिखता है वो आपकी इंफॉर्मेशन होती है। एम आई राइट और नॉट? यस सर। ठीक है। तो वंस जब आपके डाटा पे एक पूरा प्रोसेस हुआ कि आइदर मैरिट हुआ या नहीं, मैरिट बना या नहीं बना, एलिजिबल थे या नहीं थे, और इसी तरीके से फिर आप डाटा का मतलब आप पर पूरा एडमिशन का पूरा प्रोसेस हुआ। प्रोसेस होने के बाद आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो डेटाबेस में स्टोर की गई। स्टोर करने के बाद जब आपको रजिस्टर्ड कर दिया गया तो आपको एक नोटिफिकेशन भी आया। नोटिफिकेशन आने के बाद फिर आपको एक यूनिक आईडी जनरेट कर दी गई। सही है। तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं, जैसे कि अहमद नसीर हैं, सालिक हैं, आयशा हैं, शर्शील हैं, इंक्लूडिंग मी, हम सब स्टूडेंट हैं। हम सबके नाम सेम हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, हो सकते हैं नाम। भाई आयशा के 2 नाम हो सकते हैं, 3 नाम हो सकते हैं इस क्लास में, मेरे नाम के 2-3 बैठे हुए हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। बट अगर मुझे उनको स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करना है तो हाउ इज इट पॉसिबल? सर उनकी यूनिक आईडी या सरनेम से। बस ये कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। सही है, ये अहम चीज है सबसे ज्यादा ना, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के पास होना चाहिए कि भाई उनके पास एक यूनिक आइडेंटिटी ऐसी होगी कि जो और दूसरी आयशा के पास या और अफान के पास नहीं होंगी। ठीक है। तो वो क्या है? वो आप लोगों की अपनी आईडी है जिससे आप लोग एलएमएस लॉगिन करते हो। क्या कभी इब्राहिम की 12407 आईडी से अहमद नजीर ने लॉगिन किया या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नहीं। ठीक है।
तो सबकी अपनी अपनी इंफॉर्मेशन तो है, भले से सेम नेम की है, ईमेल एड्रेस भी सेम हो सकते हैं, इत्तेफाक है ये हो सकता है कि भाई फादर नेम भी सेम हो सकता है दोनों भाई हो, बहन भाई हो, या भाई हो, या दोनों बहनें हो, ठीक है। बट उनके सेम होने के बावजूद भी उनके पास एक आईडी होगी, एक रिकॉर्ड ऐसा होगा जो यूनिक होगा एक दूसरे से। आप उस यूनिक उसके थ्रू, उस आईडी के थ्रू, उस यूनिक रिकॉर्ड के थ्रू आप क्या कर सकते हो, फिल्टर आउट कर सकते हो रिकॉर्ड को। तो वेल मूव ऑन टू डेटाबेस। हमारे पास डेटाबेस की टर्म, चलो अब मुझे ये बताओ, डाटा इंफॉर्मेशन तो बता दिया आप लोगों ने कि भाई अनप्रोसेस क्या होता है, डाटा होता है और उस पर, उस डाटा पे प्रोसेस होने के बाद वो इंफॉर्मेशन बनती है, दैट्स इट। व्हाट इज डेटाबेस? सर डेटाबेस है ना, इंफॉर्मेशन की कलेक्शन होती है एक ऑर्गेनाइज तरीके में, जैसे एम्प्लॉय नेम, आईडी, सैलरी सब हो गई, तो उनको है ना इजीली एक्सेस ताकि कर सके और एक साथ मल्टीपल चीजें है ना अपडेट कर सके या चेंज कर सके या डिलीट कर सके। तो डेटाबेस इन चीजों में हमें मदद करता है और मेरे ख्याल से तो यही है इंफॉर्मेशन जो बेसिक है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में डेटाबेस हुआ करता था। जी, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं, लेकिन कंप्यूटर डेटाबेस नहीं होगा, लेकिन मेरे ख्याल से रजिस्टर्स में अगर उसको पता नहीं डेटाबेस बोलेंगे या नहीं, आई एम नॉट श्योर। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ना तो रजिस्टर थे, ना तो कंप्यूटर थे, डेटाबेस होता था। यस सर। जी शाबाश, बताइए क्या होता था डेटाबेस? सर वो आपस में एक दूसरे को याद कर लिया करते थे, वेरी गुड, या वो लिख बिल्कुल सही है। इंसान का दिमाग खुद एक बहुत बड़ा डेटाबेस है भाई, सही है। आप कोई चीज याद कर लेते हो तो वो आपके दिमाग में फिट हो जाती है, और ऐसी फिट होती है। आप बच्चों को ले लो, बच्चों की उम्र, हम तो चलो बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, चलो भाई, बच्चे जो थे, सही है, उनको, उनका हाफजा अपने हाफजे से जरा मैच करके देखो कि किसका स्ट्रांग होता है। यानी 3 साल से लेकर जो 10 साल तक की उम्र या 12 साल तक की उम्र की जो एज की जो एज होती है, ठीक है, उसमें पे करने की पावर किसमें ज्यादा होती है, उस बच्चे में या हम में? यकीनन उस बच्चे में। अब इस उम्र में अगर बच्चे के दिमाग में कोई चीज ठोक दी जाए तो उसको जिंदगी भर तक के याद रहती है, सही है। इसकी एग्जाम्पल इस तरीके से देते हैं कि भाई हमारी वालदा जो है वो रात को सोते वक्त हम लोगों को आयतल कुर्सी पढ़ाया करती थी। तो वो उम्र उस वक्त छोटी सी थी, तो वो आयतल कुर्सी जो उस वक्त पढ़ते 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 याद हो गई, और आज तक याद है उसी तरीके से रवानी। इसी तरीके से यकीनन आप लोगों को भी कोई ना कोई सूरत या बहुत सारी सूरतें, आप लोगों को बहुत सारी चीजें कुरान की याद होंगी। वो कैसे याद होगी? कि भाई आपकी पिकिंग पावर बहुत स्ट्रांग थी, आप लोगों ने याद कर ली। क्या अब आप तसव्वुर कर सकते हो कि वो आप भूलोगे? नहीं भूलोगे, वो आपको बुढ़ापे तक के याद रहेगी। तो ये चीज मतलब वो स्टोर हो गई डेटाबेस। डेटाबेस हर वो चीज जो आपके डाटा को स्टोर कर ले, दैट्स इट, वो डेटाबेस है। तो मेरा सवाल ये था कि क्या अंबिया के ज़माने में क्या डेटाबेस हुआ करता था? तो जवाब आया जी, बिल्कुल हुआ करता था, याद कर लिया करते थे, सही है। सिर्फ याद भी कर लिया करते थे, जरूरी नहीं है कि हर कोई याद करता था, याद भी किया जाता था और लिखा भी जाता था। आप लोगों ने देखा सुना होगा कि भाई अम, दरख्त की छालों पे लिखा जा रहा है, पत्तों पे लिखा जा रहा है, पत्थरों पे लिखा जा रहा है, मतलब उसको स्टोर किया जा रहा है। और जो डेटा आया करता था वो वही की सूरत में अल्लाह ताला की तरफ से जिब्रील अमीन लेके आते थे। वो एक नॉन ऑर्गेनाइज था, बस वो एक वही आ गई। तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब आती थी तो वो एक डेटा हुआ करता था। फिर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को बताते थे तो सहाबा जो उसको नोट डाउन किया करते थे, उसको एक प्रोसेस किया करते थे, उसके बाद फिर लोगों पे पहुंचाना। तो लोग जो सहाबा जो लोगों पे पहुंचाते थे या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर बाकी जो लोगों पे पहुंचाते थे, वो क्या होता था, वो इंफॉर्मेशन हुआ करती थी कि भाई सहाबा ने लिख लिया, स्टोर कर लिया डेटाबेस, उसको प्रोसेस कर लिया, अब वो बन गई इंफॉर्मेशन,
ठीक है, तो ये सिनेरियो था। डेटाबेस क्या होगा? जो आपके डेटाबेस को स्टोर करे। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? सर जो यानी मेरे ख्याल से डेटा को कंट्रोल करेगा, जो डेटा होगी उसके अंदर। इसकी मिसाल इम्तियाज सुपरमार्केट का सिस्टम ले लो, कोई भी पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम ले लो, ई कॉमर्स की वेबसाइट ले लो, क्या वहाँ पे डाटा की मैनेजमेंट हो रही है या नहीं? हो रही है। सही। तो कैसे, क्यों हम उसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कह रहे हैं? बहुत सारी जगह आज देख लो, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस जाके देख लो, नेशनल बैंक जाके देख लो, पुलिस स्टेशन जाके देख लो, आज भी वहाँ पे कोई एक सिस्टम आपको शायद नजर ना आए, बट वहाँ पे बड़े बड़े रजिस्टर्स आपको नजर आएंगे। वो रजिस्टर क्या हो गए? वो डेटाबेस हो गया। और उसके अंदर आपने देखा होगा कि रॉस एंड कॉलम्स से एक पूरा बड़े बड़े टेबल्स बने हुए होते हैं और उसमें एंट्री हो रही होती है, और वो रजिस्टर इतने बड़े होते हैं कि जो है हमारे नॉर्मल साइज के रजिस्टर से काफ़ी बड़े होते हैं। आप लोगों ने खुद भी देखा होगा। क्यों? क्योंकि उसमें डेली बेसिस पे लोगों की एंट्री हो रही है, तमाम रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट हो रहा है, अपडेट हो रहा है, डिलीट हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो डेली बेसिस पे हो रही हैं। तो वहाँ पर जो रजिस्टर का साइज है वो भी यकीनन बहुत बड़ा है, क्योंकि भाई बहुत सारी एंट्री करनी पड़ती है, ये तमाम चीज़ें। ठीक है, तो उसमें जो डाटा ऑर्गेनाइज हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, टेबल बने हुए होते हैं, और रॉज एंड कॉलम्स। तो वो सारा रिकॉर्ड हम कहते हैं कि वो टेबुलर फॉर्म में। इसी तरीके से मैनेजमेंट सिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे भी तो यही हो रहा है। इम्तियाज सुपर मार्केट की अगर हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पर अगर हम लोग एक एंटिटी की बात करते हैं, प्रोडक्ट, तो क्या प्रोडक्ट, सारी प्रोडक्ट एक ही जगह रखी हुई है? नहीं, वहां पर अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं और हर प्रोडक्ट का अलग अलग बारकोड उन्होंने जनरेट किया हुआ है, वेल मैनेज करके, कि वंस जब आप कोई भी प्रोडक्ट उठाते हो तो उसका एक यूनिक बारकोड होता है। सही है, हर प्रोडक्ट का यूनिक बारकोड होता है कि भाई फॉर एग्जांपल जो है वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ है उसका बारकोड डिफरेंट है, कोई स्टेशनरी की चीज़ है वो उसका बारकोड अलग है। तो ये तमाम चीज़ें, और आपके सिस्टम को पता है, आप क्या सिस्टम जो है उस बारकोड को रीड करते करते उस पूरे प्रोडक्ट को की इंफॉर्मेशन जो है वो जनरेट करता है एज अ फी बिल में। ठीक है, तो ये हमारे पास डाटा की मैनेजमेंट कहलाती है कि भाई हर, अब इसी तरीके से ज़रूरी नहीं है वहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट हों, और भी एम्प्लॉयज़ वगैरह भी हों तो एम्प्लॉयज़ का डाटा भी उस सिस्टम में होगा यकीनन। और हर प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट और कस्टमर है, सही है, प्रोडक्ट का क्या वजूद, क्या काम, अगर कस्टमर ही नहीं होगा तो यकीनन प्रोडक्ट और कस्टमर के दरमियान कोई ना कोई रिलेशनशिप भी होगा। अब इनका रिलेशनशिप होना, कस्टमर का प्रोडक्ट को उठाना, सही है, और इसी तरीके से प्रोडक्ट का हर कस्टमर के पास कोई ना कोई प्रोडक्ट आईडी भी होगी या होगी यकीन। तो यानी इसका मतलब ये है कि रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप का होना, वैल्यूज का आपस में मैच होना, ये तमाम चीजें क्या कहलाती हैं? मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसकी मिसाल एक छोटी सी मैं इस तरीके से दूं, फिर हम लोग इम्प्लीमेंटेशन पे आते हैं कि भाई अगर फॉर एग्जांपल मैं जो हूँ वो पीएफ किड में एडमिशन लेने आता हूँ, सही है, और मुझे एडमिशन चाहिए कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में, और पीएफ किड के पास जो डिपार्टमेंट है कौन कौन से हैं, फॉर सपोज एवियोनिक्स और इलेक्ट्रिकल है, लेकिन मुझे चाहिए कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में। तो क्या मैं एडमिशन ले पाऊंगा? नहीं ले पाऊंगा। क्यों? क्योंकि भाई जब तक कि डिपार्टमेंट के टेबल में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट होगा ही नहीं तो मुझे मिलेगा कैसे? ठीक है, इसी तरीके से कस्टमर अगर कोई प्रोडक्ट लेकिन लेने आ रहा है XYZ,
प्रोडक्ट के टेबल में जब तक कि वो प्रोडक्ट होगी ही नहीं तो कस्टमर क्या लेगा, नहीं लेगा। तो इसको कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। अच्छा जी, हमारे पास जो टूल इस्तेमाल होगा वो कौन सा होगा, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ठीक है, आप कोई भी वर्जन यूज करें, आपका मैनुअल में जो इम्प्लीमेंटेशन है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की, बट मैं जो अपने पास इम्प्लीमेंटेशन करवाता हूँ वो एसक्यूएल सर्वर पे करवाता हूँ। तो इसकी कोई कैद नहीं है, कोई अगर एमएस एक्सेस पे भी काम करता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, कोई भी वर्जन पे एसक्यूएल सर्वर के कोई भी वर्जन पे काम करता है मुझे कोई एतराज़ नहीं है, बस मुझे काम से मतलब है। अच्छा क्लास, यहाँ पर हमारे पास जब एसक्यूएल सर्वर वन जब हम डाउनलोड करते हैं तो फिर हमारे पास सबसे पहले ये ऑप्शन आता है भाई कनेक्ट टू सर्वर, एक लोकल सर्वर पे कनेक्ट होने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आती है सर्वर टाइप, डेटाबेस इंजन यूज करेंगे, और ये सर्वर नेम पहले तो ये खुद ही पिक करता है इंस्टॉलेशन के बाद, जो भी आपका सिस्टम नेम होता है, सही है, सिस्टम के मुताबिक। इसी तरीके से सर्वर नेम में क्या आ सकता है, जो बाय डिफॉल्ट इसका सर्वर का सर्वर नेम होता है, एक होता है डॉट, ये भी एज अ सर्वर नेम, डिफॉल्ट सर्वर नेम जो है वो पिक करता है। और इसी तरीके से एक सर्वर नेम हम लोग ब्रैकेट में लोकल भी लिख सकते हैं, ये भी एज अ सर्वर नेम पिक कर सकते हो। और चौथा क्या होता है, वो आपकी कोई भी सिस्टम की यूनिक आईपी एड्रेस हो सकता है। ठीक है, लाइक 127.0.0.9, जो भी हर सिस्टम की कोई ना कोई यूनिक लोकल आईपी एड्रेस होता है तो वो उसको पिक कर लेता है। वेल यहाँ से हमारा जो सर्वर है वो ये है। अब उसके बाद अथेंटिकेशन आती है, अथेंटिकेट करेगा कि भाई सर्वर पे कनेक्ट होने जा रहे हो किस रेफरेंस से, सही। तो भाई यहाँ पर हमारे पास दो टाइप के अथेंटिकेशन होती हैं, एक होती है विंडोज अथेंटिकेशन और एक होती है एसक्यूएल सर्वर अथेंटिकेशन। जब आप एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करते हो तो आपके पास इंस्टॉलेशन के दौरान ऑप्शन आता है, भाई आप मिक्स टू मोड पे इंस्टॉलेशन करना चाह रहे हो या एसक्यूएल सर्वर मोड पे। तो मिक्स टू मोड जब आप करते हो तो आपके पास ये दोनों ऑप्शन आते हैं। उसके बाद जब आप एसक्यूएल सर्वर मोड यूज करते हो तो आपको सिर्फ ये वाला अथेंटिकेशन का ऑप्शन मिलता है। जब आपके पास ये सेलेक्ट हुआ होता है तो आपसे मांग रहा होता है लॉगिन और पासवर्ड। अब ये लॉगिन और पासवर्ड भी इंस्टॉलेशन के टाइम आपसे मांगता है कि भाई जो आप एसक्यूएल सर्वर को लॉगिन करने के लिए जो लॉगिन पासवर्ड दोगे वो यहाँ पे दो। तो जो आपने इंस्टॉलेशन के टाइम दिया हुआ होगा वो आप यहाँ पर दोगे। लेकिन अगर हम विंडोज ऑथेंटिकेशन में जाते हैं तो ये देखें, इसने यूजर नेम मेरा बाय डिफॉल्ट क्या पिक कर लिया, जो मेरा सिस्टम एडमिन नेम है। अब ये क्यों पिक किया, ये इसलिए पिक किया कि भाई जब विंडोज ऑथेंटिकेशन का क्या मतलब है कि जब मैं सिस्टम को ऑन करता हूँ तो विंडोज लोड होने के बाद मुझसे जो आईडी पासवर्ड मांगता है, सही है, जो मेरा सिस्टम एडमिन नेम उससे पासवर्ड मांगता है, उसी पासवर्ड को लेकर ये खुद ही ऑथेंटिकेट कर लेता है और फिर मैं कनेक्ट हो जाता हूँ अपने सर्वर पे। अब ये मेरा हो गया कि सर्वर, ठीक है, इसकी ये कुछ एड्रेस भी हैं हमारे पास और ये बता रहा है कि भाई सर्वर नेम एक्चुअली क्या है, ऑथेंटिकेशन है ये मेरे पास। अब हर सर्वर पे ज़रूरी नहीं है कि एक ही सर्वर होगा, मैं यहाँ पे जाकर ऐड कर सकता हूँ दूसरा सर्वर। तो यहाँ पर फॉर सपोज मैंने लोकल को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये लोकल मेरा सर्वर। अब ये मेरे पास एक सर्वर है लोकल, ये मेरे पास मेरा अपने नए सिस्टम नेम का सर्वर है। अब ये तो सर्वर हो गया। अब आप देखें कि हर सर्वर पे ये तमाम ऑब्जेक्ट हैं, डेटाबेस, सिक्योरिटी, सर्वर ऑब्जेक्ट, रिप्लिकेशन और मैनेजमेंट। इसी तरीके से हर सर्वर पे ये तमाम ऑब्जेक्ट होंगे। अब हमारे पास क्या है कि भाई जिस सर्वर पे हमने कोई भी डेटाबेस बनाया है तो यकीनन ऐसा नहीं है कि भाई वो डेटाबेस ऑटोमेटिकली इसमें भी क्रिएट हो जाए, नहीं, ये सर्वर अलग है भाई। तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके डिसकनेक्ट कर दूँगा। अब हमारे पास एक ही सर्वर है। अब डेटाबेस में जाएंगे तो डेटाबेस सबसे पहले क्रिएट करेंगे। तो ये कल की क्लास में डेटाबेस बनाया था, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ।
अब क्या होगा कि डेटाबेस हमें क्रिएट करना है, तो डेटाबेस पे आप राइट क्लिक करोगे, न्यू डेटाबेस। सही है। देखो, याद रखना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डेटाबेस एक से ज़्यादा नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन का डेटाबेस ओवरऑल एक होता है, लेकिन उसमें जितने भी नंबर ऑफ डाटा होते हैं वो ऑर्गेनाइज हुए होते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल। एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स होते हैं। लाइक पीएफ कीट की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर उसका जो डेटाबेस है वो तीनों कैंपस का एक ही है, बट उसमें जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं यानी डाटा जो ऑर्गेनाइज है वो इन द फॉर्म ऑफ टेबल। लाइक सिर्फ पीएफ किट में स्टूडेंट का तो रिकॉर्ड नहीं होगा ना, स्टूडेंट के साथ साथ फैकल्टी का भी होगा, अदर स्टाफ का भी होगा, और एम्प्लॉयज का भी होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट का भी होगा, एचआर डिपार्टमेंट का भी होगा, अकाउंट डिपार्टमेंट का भी होगा। तो ये तमाम क्या है, ये मल्टीपल रिकॉर्ड हैं जो कि इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक टेबल्स में सेव हुए हुए होते हैं। तो डेटाबेस वंस जब हम लोग क्रिएट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे न्यू डेटाबेस पे, तो हमसे यहाँ पर डेटाबेस का नाम मांग रहा होगा। हमने डेटाबेस का नाम फॉर एग्जांपल कीट के नाम से डेटाबेस कर दिया। अब ये ऑनर की कहानी क्या है कि भाई ऑनर वही होगा जो आपका सर्वर होगा। अब क्लास यहाँ पर देखें कि दो फाइल क्रिएट होने जा रही हैं कीट के नाम से। ये लोकल नेम जो मैंने यहाँ पे ये रखा एक्चुअल, ठीक है। इसी तरीके से एक और फाइल है लॉग के नाम पे, जो हमने डेटाबेस रखा उसके साथ अंडरस्कोर लॉग आ गया। जब भी डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो हमारे पास मेमोरी में दो किस्म की फाइल क्रिएट होती हैं। कौन कौन सी? आपने यहाँ पर देखा होगा फाइल की टाइप में क्या लिखा हुआ है, रॉ डेटा, और एक है लॉग। इस रॉ डेटा फाइल को हम लोग कहते हैं मास्टर डेटाबेस फाइल। क्या कहते हैं? मास्टर डेटाबेस फाइल। और एक होती है ट्रांजैक्शन लॉग फाइल। इस फाइल में, मास्टर डेटाबेस फाइल में, जितना भी एक्चुअल डाटा होता है, जो भी डेटाबेस के अंदर जो भी टेबल्स बने हुए हैं, जितना भी डाटा ऑर्गेनाइज हुआ हुआ है, वो सब इसमें इस फाइल में होता है। और ये वाली फाइल जो है वो डेटाबेस को रिकवर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कि फॉर सपोज कि भाई अगर डेटाबेस क्रैश हो गया, होने के चांसेस हैं या लॉस हो गया, तो उसी डेटाबेस को रिकवर करने के लिए हमें ये वाली फाइल रिक्वायर्ड होगी। अब किस तरीके से रिकवर होगा ये हमारा मकसद नहीं है, बट ये वाली फाइल जो है वो हमारे पास डेटाबेस को रिकवर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और यहाँ पर ये फाइल का पाथ है पूरा कि भाई फाइल किस एड्रेस पे जाके ये वाली सेव होगी। तो यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो मैं ओके करूँगा तो ये मेरे पास डेटाबेस मेरा क्रिएट हो जाएगा। अब वंस जब डेटाबेस आप लोग एक्सप्लोर करते हैं तो यहाँ पे देखें मेरा डेटाबेस में एक फोल्डर है सिस्टम डेटाबेस। सिस्टम डेटाबेस में चार डेटाबेस होते हैं। एक होता है मास्टर डेटाबेस, एक होता है MSDB, एक होता है टेम्पडीबी, और एक होता है मॉडल। तो जब हम यहाँ पे देखेंगे तो मास्टर, मॉडल, MSDB और टेम्पडीबी ये होते हैं सिस्टम डेटाबेसेस, जो कि आपके यूजर डिफाइंड डेटाबेसेस को लाइक कीट इसको क्या कर रहे होते हैं, सपोर्ट कर रहे होते हैं। इन डेटाबेसेस को ना तो आप रीनेम कर सकते हो राइट क्लिक करके, ना तो रीनेम का ऑप्शन आएगा, ना तो डिलीट का ऑप्शन आएगा। इसी तरीके से इसकी अगर हम लोग बात करें तो आप इनको ना तो डिलीट कर सकते हैं, ना तो रीनेम कर सकते हैं। ये सिस्टम डिफाइंड डेटाबेसेस कब क्रिएट होते हैं? जब आप एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल कर लेते हो। ओके, तो अब जब हमने ये वाला अपना डेटाबेस बनाया कीट का, ठीक है, तो जब मैं इसको एक्सप्लोर करूंगा तो कहीं टेबल नजर आ रहे हैं सबको? तो ये उस डेटाबेस में बनेंगे मल्टीपल टेबल्स कि एम्प्लॉय का रिकॉर्ड, फाइनेंस डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड, एचआर का रिकॉर्ड, फैकल्टी का रिकॉर्ड, एकेडमिक ऑफिसर्स का रिकॉर्ड, ये तमाम ओवरऑल रिकॉर्ड, अदर स्टाफ का, पियोन्स का रिकॉर्ड, ये तमाम सबके टेबल्स कहाँ बनेंगे? यहाँ पे बनेंगे। डेटाबेस सबका एक होगा। फिर उन टेबल्स के दरमियान जो भी रिलेशनशिप हम बनाने जाएंगे वो रिलेशनशिप की डायग्राम यहाँ से जनरेट होगी। यहाँ तक कि कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें मुझे।
क्लियर है सब? चलो गुड। अच्छा क्लास, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो काम हम लोग ग्राफिकली करते हैं, जैसे मैंने भाई क्या किया कि राइट क्लिक करा, न्यू डेटाबेस, इसको कहते हैं हम लोग डिजाइन के थ्रू, यानी ग्राफिकली हमने ये काम किया। लेकिन अब मैं वापस अपने इस डेटाबेस को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, और अब हम इसको क्यूरी के थ्रू करेंगे, जो हमारा मकसद है एसक्यूएल का, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। तो न्यू क्यूरी, यहाँ पे ऑप्शन होता है न्यू क्यूरी, तो ये मेरे पास क्यूरी विंडो एडिटर खुल जाएगा। सही है। जब आपको पता है कि भाई आप कुछ क्यूरीज लिख रहे हो, तो वो आपको सबमिट करवानी है या कुछ, तो फिर आप सबसे पहले इसको सेव कर लो। आप इसको सेव कर लो किसी भी मीनिंगफुल नेम से, फॉर एग्जांपल लैब नंबर 2 अंडरस्कोर ऊ 106279, ये हमने सेव कर लिया। अब क्लास, जो काम हम लोग ग्राफिकली कर सकते हैं वो काम हम क्यूरी के थ्रू भी कर सकते हैं। क्यूरी आना आपको बहुत ज़रूरी है। मार्केट में या कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यूज में आप लोगों से क्यूरीज पूछी जा रही होती हैं डेटाबेस के हवाले से। आपसे कोई ये नहीं पूछता कि भाई ये बताओ इसको सर्वर में ग्राफिकली आप डेटाबेस कैसे बनाते हो। आप ये नहीं बताओगे कि डेटाबेस पर राइट क्लिक करेंगे तो न्यू डेटाबेस आएगा, तो फिर एक विंडो खुलेगी, उस पर नाम देंगे, नहीं। वो सीधा आपको एक पेपर और एक पेंसिल पकड़ा देगा, लो बेटा डेटाबेस को क्रिएट करने की क्यूरी लिख के दिखाओ, टेबल्स को क्रिएट करने की क्यूरी लिख के दिखाओ, टेबल के दरमियान रिलेशनशिप बनाने की क्यूरी लिख के दिखाओ, तो वहां पे फंस जाते हैं, क्यूरी नहीं आती, रिजेक्ट हो जाते हैं बेचारे फिर। अच्छा, अब क्लास यहाँ पर हमारे पास ये क्यूरी विंडो एडिटर आ गया। एसक्यूएल सर्वर में अपनी स्क्रिप्ट जो भी लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड, ये मैंने फॉर एग्जांपल स्क्रिप्ट लिख दी। अब हो सकता था ये कोई क्यूरी हो, इसके बराबर में डबल माइनस का साइन लगाने से इसको कहते हैं सिंगल लाइन कमेंट। ये कमेंट करने का तरीका है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंगल लाइन कमेंट। इसी तरीके से ये होता है मल्टी लाइन कमेंट। इज इट क्लियर? ये कमेंट करने का तरीका होता है कि आप इनके दरमियान कुछ भी लिखो। अब ये कमेंट है ABC 1 2 3 XYZ, ये तमाम क्या है, ये मल्टी लाइन कमेंट, और ये सिंगल कमेंट है, सिंगल लाइन कमेंट है। अच्छा जी, तो ये बात हो गई। अब हम सबसे पहले जो काम करेंगे, मैं उसके साथ कमेंट लिखकर आप लोगों को हर क्यूरी को इम्प्लीमेंट करना भी बताऊंगा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, डेटाबेस को क्रिएट करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये समझ लें कि there are two major terms in database. One is DDL, ठीक है, मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। सेकंड इज DML, मीन्स डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। नाम से कुछ समझ में आ रहा है क्या हो सकता है?
जी जनाब। डी DDL का मतलब होता है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और इसमें हमारे पास ये 3 टर्म आती हैं, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप। DML में हमारे पास क्या होता है कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसमें हमारे पास टर्म आती हैं इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। क्या समझ में आता है इससे? तो डेटा DDL में हम लोग शुरू से क्रिएट करना शुरू करते हैं डेटा, फिर उसी डेटा को हम डेटा DML में इंसर्ट अपडेट वगैरह करते हैं। सही है। देखें, होगा ये कि डेटा की डेफिनेशन, बट नॉट डेटा, नॉट एक्चुअल डेटा। ठीक है। डेटा को आप किस में स्टोर करेंगे? डेटाबेस में। सही है। अपने रिकॉर्ड को कहाँ सेव करवाएंगे? टेबल्स में। तो ये दोनों चीजें क्या हैं? ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं डेटा की डेफिनेशन। जाहिर सी बात है, जब आपके पास रिकॉर्ड नहीं होगा तो फिर टेबल का फायदा। सही है। या रिकॉर्ड होगा, आपको किस में सेव करवाना होगा? टेबल में। ठीक है। लेकिन टेबल भी कब होंगे? जब आपका डेटाबेस होगा। तो डेटाबेस ही जब आपका नहीं होगा तो आप रिकॉर्ड कहाँ पे अपना स्टोर करवाएंगे? तो जहन में रखिएगा, डेटाबेस डेटाबेस एंड टेबल्स के लिए हम यूज करेंगे DDL। यानी डेटाबेस को क्रिएट किया जाएगा। डेटाबेस को अगर क्रिएट किया गया है और उसको मॉडिफाई किया जाएगा तो उसको ऑल्टर किया जाएगा, और अगर डेटाबेस को ख़त्म करना है तो उसको ड्रॉप किया जाएगा। इसी तरीके से टेबल्स बनाने के लिए टेबल को क्रिएट किया जाएगा। वंस जब अगर टेबल में कोई मॉडिफिकेशन करनी हो तो टेबल्स को ऑल्टर किया जाएगा, और फिर अगर टेबल को ख़त्म करना हो तो टेबल को ड्रॉप किया जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं डेटा की, तो भाई अब डेटा कौन हो जाएगा? फॉर एग्जांपल टेबल हुआ स्टूडेंट, लेकिन स्टूडेंट के टेबल में स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ईमेल, स्टूडेंट फोन नंबर, और इनमें जो वैल्यू आएंगी लाइक आईडी नंबर 1 अहमद, अहमद की ईमेल एड्रेस, अहमद का फोन नंबर, तो ये क्या हो गया? ये आपका डेटा। तो इस डेटा को इंसर्ट किया जाएगा। अहमद के नाम में मिस्टेक हो गई थी, नाम चेंज करना है तो उसको अपडेट किया जाएगा, और अहमद जो है वो फॉर्म छोड़ के चले गया तो भाई अहमद के रिकॉर्ड को डिलीट किया जाएगा। यहाँ तक कि ये दोनों टर्म अगर किसी को समझ में ना आई हो तो पूछ लें।